हमारा नया टॉपिक है मिश्रण की एंट्रोपी और मिश्रित होने की एंट्रोपी। अब यानी कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अब इसमें हम सबसे पहले मूलभूत समीकरण जो हम पहले ले चुके हैं, यानी डी ई बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, जो हमने प्रथम मूलभूत समीकरण ली थी। अब हमें पता है कि डी ई बटा डी टी किसके बराबर होता है, सी वी के, यानी हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हमने कर दिया सी वी डी टी टी डी एस माइनस पी डी वी, यानी डी ई की जगह हमने ये रख दिया। टी डी एस को हमने एक तरफ कर दिया, इसको दोनों को एक तरफ ले गए, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, ये अब आ गए। तो अब हम वो टी का भाग देंगे इसके अंदर, डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी बाई टी बाई डी वी, इस तरह से। यानी टी का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, टी को इधर की तरफ ले गए, तो डी एस बराबर सी वी डी टी अपॉन टी। अब यहाँ पी बाई टी है, उसको हमने आर बाई वी में बदल लिया, क्योंकि आदर्श गैस के लिए भी हमसे पूछा जा सकता है एंट्रोपी का मान। तो हम ये कर सकते हैं पी वी बराबर आर टी, एक मोल के लिए ले लिया, तो पी बाई टी बराबर हो गया आर बाई वी, तो हमने पी बाई टी की जगह रख दिया आर बाई वी। अब इनका समाकलन हमने करा, समाकलन करा इधर की तरफ, ये भी इधर, ये भी समाकलन, यानी इसका हमने समाकलन करा। समाकलन करने पर हमारे पास आया एस, और यहाँ हमने लिमिट नहीं लगाई, तो हमने एक समाकलन स्थिरांक यहाँ लिख दिया, तो सी वी तो ऐसा ही रहा। और हमें पता है डी एक्स बाय एक्स का समाकलन क्या होता है, यानी कि डी एक्स बाय एक्स का समाकलन हो गया आपके एल एन एक्स, यानी डी एक्स बाय एक्स का समाकलन हमने कर दिया एल एन एक्स। नेचुरल लॉग एक्स होता है ये, इसका नेचुरल लॉग एक्स का मतलब होता है 2.303 इंटू लॉग, जिसका बेस 10 होता है 10x, इस तरह से। अब यहाँ सी वी एल एन टी प्लस आर एल एन वी, ये आर एल एन वी हो गया, प्लस समाकलन स्थिरांक कर दिया हमने। सी वी की जगह हमें पता है कि सी पी प्लस सी पी माइनस सी वी बराबर किसके होता है, आर के। ये दो चीज़ें हमने अलग से बताई है, तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर। तो सी पी किसके बराबर, सी पी माइनस आर किसके बराबर हो गया, सी वी के, यानी सी पी इधर ले गए, तो सी पी माइनस आर किसके बराबर हो गया, सी वी के। यहाँ रख दिया एल एन टी आर एल एन वी प्लस एस जीरो, ये समाकलन स्थिरांक हमने रखा है। ये सी पी एल एन टी, यहाँ हमने इसको खोल लिया ब्रैकेट को, और ये आ गया आपके आर एल एन टी प्लस आर एल एन वी प्लस एस जीरो। अब ये चूंकि हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो ये चूंकि माइनस में रखा है तो टी अपॉन वी हो गया, आर एल एन टी अपॉन वी हो गया ये। अब इसके बाद हम इसको वापस से टी अपॉन वी को हमने पी बाय आर लिख लिया, ये रहा। जैसे यहाँ था टी अपॉन, अगर मैं मान लो यहाँ टी अपॉन वी करता हूँ, ये अगर मैं टी बाय वी करता हूँ, तो इधर आ जाएगा आपके टी अपॉन वी का मतलब आ गया यहाँ पर पी अपॉन आर हो गया ये। तो ये हमने टी अपॉन पी वी की जगह पी अपॉन आर रख दिया प्लस एस जीरो, सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन पी, और इसको भी हमने खोल लिया, माइनस आता माइनस आर एल एन आर आता आर एल एन पी, और यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक बार मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, आर एल एन पी माइनस आर एल एन आर, लॉग ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, लॉग ए माइनस बी, तो माइनस खोला तो ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, इस तरह से आर एल एन आर आ गया। ठीक है, ये अलग से इधर दिखा दिया। अब इसको हमने, चूंकि ये भी कांस्टेंट है और एस जीरो है ही कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक, इसको हमने इस तरह से एस डैश कर दिया, ये एस बराबर आ गया सी पी एल एन टी प्लस आर एल एन टी प्लस एस जीरो। अब अगर हम विभिन्न गैस लेते हैं जिनके N1 N2 N3 N4 मोल है इस तरह से, तो हमने कहा बिफोर मिक्सिंग, अगर हम मिक्सिंग से पहले लेते हैं तो N1 मोल इसके ले लिए, ये ऐसा कैसे लिख दिया, N2 मोल भी इसके ले लिए, N3 मोल भी इसके ले लिए, तो बिफोर मिक्सिंग हम S निकाल रहे हैं, एंट्रोपी किसके बराबर होगी, इसके, और हम समेशन वाली फॉर्म में लिख दिया, NI लिख दिया। बाकी तो सब ऐसा कि ऐसा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना, प्रेशर में रखा है ना हमने टेम्परेचर में करा है, I बराबर 1 2 3 लिख दिया, यानी हमने इस फॉर्म के अंदर इसको ले लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जब हम लेते हैं, ये है कि मानव पात्र में सभी गैसों को मिश्रित किया है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, वो भिन्न गैस जो होगी वो भिन्न दाब उत्पन्न करेगी। तो हम कहते हैं अगर अब मिक्स, पहले तो हमने बिफोर मिक्सिंग लिया है, यानी यहाँ वाले में तो हमने बिफोर मिक्सिंग लिया है, तो हमने इस तरह से करा है। और अब हम कह रहे हैं जब हमने उसको मिक्स कर दिया तो अब उनका आंशिक दाब आ जाएगा, तो ये मान लो
जो N1 मोल वाली थी उसका दाब हो गया P1, N2 का था वो दाब P2 हो गया, N3 वाला है P3 प्लस डैश डैश डैश। अब हमें पता है कि अगर P1 अपॉन P लिखते हैं तो हम उसको x1 के बराबर बोलते हैं, P2 अपॉन P लिखते हैं तो आप x2 के बराबर बोलते हो, ऐसे P3 अपॉन, तो Pi अपॉन P किसके बराबर हो गया, xi के बराबर, तो Pi किसके बराबर हो गया, xi P के। तो हमने Pi की जगह यहाँ पर हमने क्या कर दिया, या P1 की जगह हम लिख सकते हैं Px1, P1 की जगह हमने क्या लगा दिया, x1P, तो x1P कर दिया यहाँ पर, या x2P कर दिया, या x3P कर दिया। तो जब इसको खोला तो हमारे पास ये आ गया, सभी में याद आएगा। या हम एक बार नॉर्मल फॉर्म में ले तो हम यहाँ इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, Ni, या इस फॉर्म से हम देख लेते हैं इसको, ये यहाँ पर आपके हो गया N1CpLNT माइनस R ln, P1 की जगह हमने क्या रख दिया, P1 की जगह रख दिया P xi, तो P भी आ गया, xi x1 भी आ गया, और प्लस है जीरो डैश। ऐसे N2CpLN माइनस R ln P2 की जगह हम क्या रखेंगे, P2 की जगह रखेंगे x2P। तो ये x2P रखा, x2P दोनों माइनस में ही है, इस तरह से माइनस में, ये इस तरह आ गया, प्लस S0 डैश आ गया इस तरह से। तो S अब मिक्सचर क्या हो जाएगा, यही समेशन Ni CpLNT प्लस R ln P, ये तो सब में कांस्टेंट रहेगा, यहाँ R ln xi आ जाएगा प्लस S0 डैश। तो अब डेल्टा S मिक्सिंग किसके बराबर हो जाएगा, S मिक्सचर और बिफोर मिक्सिंग। तो जब हम इसको, और जो हमारे पास पहले वाला था यानी ये वाला, ये हमने लिया बिफोर मिक्सिंग वाला, ये रहा बिफोर मिक्सिंग इधर की तरफ, और ये आफ्टर मिक्सिंग, ये बिफोर मिक्सिंग वाला हो गया, ये वाला बिफोर मिक्सिंग, और ये आफ्टर मिक्सिंग। तो जब हम इसको इससे घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि बिफोर मिक्सिंग से जब बिफोर मिक्सिंग को, तो ये कहलाएगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये हमने लिख भी दिया। यानी मिक्सचर बनने से पूर्व और मिक्सचर बनने के पश्चात, तो वो कहलाएगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी मिश्रित होने की एंट्रोपी कहलाएगी। तो जब हमने इसको इसमें से घटाया, ये रहा, इधर लिख भी दिया हमने, तो ये आपके गया, ये Cp से ये गया, R ln P से ये गया, और S0 डैश से S0 डैश गया, तो आपके पास आ गया ये वाला फॉर्मूला। अब बस इतना ही, इसमें डेल S मिक्सिंग बराबर R, ये समेशन Ni ln xi, फिर ये हमने NR कर दिया, ये इसी तरह समेशन xi ln xi। चूंकि हमें पता है जो xi होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो Ni अपॉन n, या जो भी हम लेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन सदैव क्या होता है, एक से कम होता है। तो ऐसे में मोल फ्रैक्शन जब एक से कम होगा, तो अब आप जब इसका लॉग लोगे तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब ये चीज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। किसी भी फ्रैक्शन का जब लॉग लिया जाता है तो वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मिश्रित होने की एंट्रोपी सदैव धनात्मक होती है। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मिश्रित होने की एंट्रोपी सदैव धनात्मक होती है। अब हम इसमें साथ ही ले रहे क्लाउसिस असमानता समीकरण, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा, ये इनकी परिभाषाएं या ये क्या है चीजें। तो हम देखते हैं क्लाउसिस असमानता समीकरण हमने पहले लिया है, ये हमें पता ही है, ये होता है स्वतः परिवर्तित और ये होता है साम्यावस्था के लिए। ये हमने इस तरह से ग्रेटर देन अगर होता है तो ये हमको पता है, TdS लिया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, dq उधर कर दिया, TdS हो गया। प्रथम नियम हमें पता है dE बराबर किसके होता है, dq प्लस dw। तो हमने ये dE माइनस dw जो है, तो dE की जगह रख दिया dq प्लस dw। ये पहले इधर की तरफ ले गए इनको, ये dE माइनस dw रख दिया ना dq की जगह, dq किसके बराबर हो गया, dE माइनस dw, यहाँ रख दिया ये, तो यहाँ रखा, फिर इसको इधर की तरफ ले गए। अब हमको ये पता है कि dw किसके बराबर होता है, माइनस pdv के, पर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके अलावा भी एडिशनल वर्क हो रहा है यहाँ, यानी हमने एडिशनल वर्क और ले लिया। dw को हमने कहा कि ना केवल वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर रहा है, वर्क जो है वो ना केवल प्रेशर वॉल्यूम हो रहा है, बल्कि ये क्या हो रहा है, एडिशनल वर्क भी हो रहा है, तो हमने यहाँ एडिशनल लिख दिया। बस अब इसको हमने स्थिर ताप पर लिया, तो स्थिर ताप पर लेने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं मान लो इसको खोलता हूं, तो dTs प्लस TdS, यही तो होगा, स्थिर ताप पर ये 0 हो जाएगा, तो TdS ही हो गया ना। तो स्थिर ताप पर हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं,
ये वापस से मैं बता देता हूँ। अगर हम मान लो ये मैं इसको खोलता हूँ, तो इसको खोलता हूँ तो क्या आएगा, एस डी टी प्लस टी डी एस, और स्थिर ताप पर है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो टी डी एस ही आएगा, यानी टी डी एस ही आएगा। तो हमने टी डी एस को कैसे लिख लिया, डी टी एस, और माइनस डी ई, और ये हो गया माइनस डी पी वी, इसको भी ऐसे स्थिर दाब पर ले लिया, तो प्लस डी डब्ल्यू एडिशनल और ये ग्रेटर देन जीरो। बस अब इसको ब्रैकेट में ले लिया, टी एस माइनस ई माइनस पी वी, ये इस तरह से। और हमें पता है कि जो ई प्लस पी वी किसके बराबर होता है, ई प्लस पी वी किसके बराबर होता है, एच के बराबर। ई प्लस पी वी किसके बराबर होता है, एच के। तो ये हमने एच रख दिया इसकी जगह, और एच बराबर हमें पता है जी प्लस टी एस होता है, तो हमने एच की जगह जी प्लस टी एस रख दिया। तो यहाँ जी प्लस टी एस रखते ही क्या हो जाएगा, टी एस से टी एस कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस डी जी। यानी यहाँ मैंने टी एस माइनस एच को जब रखा, तो टी एस माइनस जी माइनस टी एस, तो ये आपके टी एस से टी एस कट जाएगा, तो माइनस डी जी आ जाएगा, डी डब्ल्यू और ये ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो टर्म हमने रखे, ई की जगह पहले ये रहा, और या इसको कंबाइंड रूप से हमने बोल दिया एच, और एच की जगह हमने रख दिया जी प्लस टी एस, जी प्लस टी एस। तो ये आपके आ गया। इसी तरह से इक्वल एंड ग्रेटर देन, ये डब्ल्यू एडिशनल हो गया, यानी अब हमने इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म को हटा दिया, डेल्टा जी कर दिया, ये असाम्य अवस्था पर हमें पता है ये इसके बराबर डब्ल्यू के बराबर होगा। ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हटाएंगे तो डब्ल्यू ही आएगा, जबकि इसका डेल्टा जी के रूप में आएगा। अब ये हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से बोल सकते हैं, यानी स्थिर ताप हमने लिया ही था, और स्थिर दाब तथा तंत्र की साम्य अवस्था, ये साम्य अवस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, तंत्र द्वारा किए गए कार्य, और हमने कौन सा लिख दिया, यानी एक तरह से लिखना चाहिए पीवी कार्य के अतिरिक्त कार्य, यानी तंत्र द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के बराबर होती है, जो पीवी कार्य के अतिरिक्त कार्य होता है, यानी एडिशनल कार्य के बराबर होती है। स्थिर ताप दाब पर तंत्र की साम्य अवस्था पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, या गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा किए गए पीवी कार्य के अतिरिक्त कार्य के बराबर होती है। अब सेम वापस से हमने ये इक्वेशन ली, ये वाली जो ऊपर हमने लिखी हुई है, ये टी डी एस माइनस डीई प्लस डी डब्ल्यू बराबर इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो, ये हमने यहाँ रख दिया। और अब की बार स्थिर ताप पे लिया तो हमने डी टी एस लिख दिया, माइनस डी प्लस डी डब्ल्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो। अब हमने ब्रैकेट में ले लिया इसको, टी एस माइनस ई प्लस डी डब्ल्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो, माइनस, अब ई बराबर हमें पता है ए प्लस टी एस है, ए प्लस टी एस, तो ए माइनस टी एस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डी ए प्लस डी डब्ल्यू इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो। ये डी ए और ये उधर की तरफ चला गया माइनस डी डब्ल्यू, और यहाँ पर आपने वही डिफरेंशिएशन फॉर्म को हटा दिया, यानी आपने इस फॉर्म में लिख दिया इसको, वही साम्य अवस्था पर, चूंकि इक्वल होता है, इक्वल साम्य अवस्था का हमने बोल ही दिया था, साम्य अवस्था पर इक्वल वाला लगाएंगे, तो इक्वल वाला कर दिया। और यहाँ हमने चूंकि डिफरेंशिएशन हटाया है, तो डिफरेंशिएशन ये तो डेल्टा में आ जाएगा, ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अवस्था फलन नहीं है। तो अब ये हमने इक्वल वाला लगाया, तो साम्य अवस्था आ गया यहाँ। तो अब की बार हम बोलेंगे स्थिर ताप पर, यानी हमने स्थिर ताप ही लिया था, और तंत्र की साम्य अवस्था पर, ये साम्य अवस्था पर हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में कमी, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में कमी, ये हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। ये भी आपका हो गया। अब लास्ट इसमें हम ले रहे हैं, अब जो अभी तक हमने करा था, प्रथम नियम क्या है, हमें पता है प्रथम नियम क्या है, उस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रथम नियम जो है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है, यानी अगर मैं दो तंत्र ले लूं, एक गर्म ले लूं और एक ठंडी, कोई भी एक ठंडी वस्तु ले लूं, यानी एक हॉट बॉडी ले लूं और गर्म पिंड ले लूं और एक ठंडा पिंड ले लूं, तो हम ये कहेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक पर रखने पर हम कहेंगे एक से दूसरे में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। लेकिन ये जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को नहीं बताता, वो ये नहीं बताता कि ये ना जो तापमान का प्रवाह है वो गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है या ठंडे से गर्म की ओर हो रहा है। तो इसके लिए हमें अन्य पैरामीटर की रिक्वायर्ड है, वो है टेम्परेचर। तो तब हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः परिवर्तित रूप से गर्म तंत्र से या गर्म बॉडी से, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ही होगा। दूसरा जो हमने कहा है कि प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो अगर ऐसा होता तो ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऊष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, कार्य भी ऊर्जा का एक रूप है, तो इसको भी पूर्ण रूप से अंतर परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है।
तो इसी कारण सेकंड नियम की आवश्यकता हुई, जिसमें यह कहा गया कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताया गया, रासायनिक प्रक्रमों के स्वतः प्रवृत्तिता के बारे में बताया गया। अब ये द्वितीय नियम के कुछ कथन है, जिसमें आपको मेनली क्लाउसिस और केल्विन को ही देखना है, जिसमें हम यहाँ कहते हैं कि ऊष्मा स्वतः प्रवर्तित रूप से ठंडे भाग से गर्म भाग की ओर स्थानांतरित नहीं होती। यानी ऊष्मा स्वतः प्रवर्तित रूप से ठंडे भाग यानी निम्न ताप के ऊष्मा कुंड से गर्म भाग यानी उच्च ताप के ऊष्मा कुंड की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता या स्थानांतरित नहीं होती। यानी इसके लिए हमें कुछ कार्य तो तंत्र पर करना ही पड़ेगा। हमने ये पढ़ा हुआ भी है कि ये मान लो हमने कहा गर्म भाग है, यानी स्रोत है जिसको हम कह सकते हैं गर्म भाग या ऊष्मा कुंड, गर्म ऊष्मा कुंड, ये हो गया हमारे ठंडा वाला। तो अगर मैं यूं चलाता हूं तो ये ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसके द्वारा कार्य किया जाता है, और इसके द्वारा ऊष्मा किसको दी जाती है? ठंडे भाग को दी जाती है। लेकिन अगर मान लो मेरे को उल्टा चलाना है, तो हम स्वतः प्रवर्तित रूप से पॉसिबल नहीं है। ये तो स्वतः प्रवर्तित रूप से पॉसिबल है, लेकिन अगर निम्न से उच्च की ओर जाना है तो स्वतः प्रवर्तित रूप से पॉसिबल नहीं है। ये यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, हमें कुछ कार्य इस पर करना पड़ेगा, तब आप ठंडे भाग से ऊष्मा को शोषित करोगे और वो गर्म भाग की ओर स्थानांतरित हो सकेगी। दूसरा, केल्विन ने कहा कि एक अकेले ऊष्मा कुंड के लिए संभव नहीं है कि परिपार्श्विक पर कोई धनात्मक परिवर्तन कर सके। यानी स्रोत और सिंक दोनों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक को हटा दिया तो जो ऊष्मा है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाए, तो ये नहीं है। तो हमें ये जरूरी है कि दोनों की दोनों ही आवश्यक होगी। अकेले ऊष्मा कुंड के लिए संभव नहीं कि परिपार्श्विक में कोई धनात्मक कार्य कर सके। यानी ये परिपार्श्विक में कोई कार्य करने के लिए ये तो है किया गया कार्य और परिपार्श्विक को दी गई ऊष्मा, तो स्रोत और सिंक दोनों की आवश्यकता है। यानी कि आप अकेले से ये नहीं है कि एक को हटा दो आप और कार्य ऊष्मा को भी पूर्ण रूप से कार्य में बदल दो, ऐसा संभव नहीं है कि आप एक सिस्टम को हटाकर। अब है, लुईस ने कहा था अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कुल एंट्रोपी में सदैव वृद्धि होती है, यानी एंट्रोपी जो होती है पॉजिटिव होती है, या कुल एंट्रोपी में सदैव वृद्धि होती है। और एक है, फर्मी ने कहा था कि विलगित तंत्र के लिए उच्चतम एंट्रोपी की अवस्था ही अधिक स्थायी अवस्था यानी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। मोस्ट स्टेबल स्टेट है उच्चतम एंट्रोपी की अवस्था। तो आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।